बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 51 से आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है जी, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर ऑफ ग्रुप। 2015 के एमसीक्यूज में आया हुआ है कि अच्छा ये मीन, मॉड और मीडियन तीन सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स हैं, यानी कि तीनों औसत मेजरमेंट्स हैं। शफकत रसूल साहब की बुक से तीनों मेजरमेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मरकज़ी रुझान की हामिल पैमाइशें हैं। जो भी हम डाटा लेंगे उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे या मॉड निकालेंगे तो वो तकरीबन तकरीबन सेम होगा। फॉर एग्जांपल, आप 10 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब 10 लोगों का टेस्ट लिया गया और टेस्ट लेने के बाद जो आपके नंबर है वो किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, 31 हैं, 32 हैं, 34 हैं, 36 हैं, 37 हैं। ठीक है जी। अब 10 लोगों के नंबरों को 10 पे डिवाइड करके पहले जमा करेंगे और फिर 10 पे डिवाइड करेंगे। जो एवरेज आएगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि एवरेज आई है 32.5 या जो भी है, चलें 32 पूरा कर लेते हैं या 33 कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 33 जो है वो एक पूरे डाटा की दरमियानी वैल्यू है, औसत वैल्यू है। ठीक है। तो ये तो कहलाएगी सिंपल मीन। अच्छा, अब मॉड निकालेंगे तो वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, 3-4 बच्चों के 33-33 नंबर आए हैं, तो हम कहेंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है ना, 10 बच्चों का हमने टेस्ट लिया, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है उस 10 में से 33 ज़्यादा लोगों का आया, 32 2 लोगों का आया, 34 2 लोगों का आया, 35 1 का आया, 36 37 एक एक दो दो लोगों के आए। लेकिन 33 एक ऐसा डिजिट है जो ज़्यादा बच्चों का है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो उसको हम कहते हैं इयादा, रिपीटिशन, मॉड। समझ आ रही है बात। और मीडियम हमने पढ़ा था कि सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू क्या होगा कि 10 लोगों का डाटा था। सॉरी, आज पता नहीं मेरे गले को क्या हो रहा है। 10 लोगों का डाटा है। अच्छा, अब उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे डाटा बनता है अपना 10 को 2 पे डिवाइड करें कितना बनेगा, 5 बनेगा ना। अब जो पांचवी वैल्यू है वो हमने लेनी है, पांचवी वैल्यू लेनी है। मिसाल के तौर पे पांचवी वैल्यू क्या होगी, एक बच्चे का 31 आया, 2 का 32 आया है, 3 का जो है 33 आया है, फिर 2 का 34 आया, फिर पांचवी वैल्यू हमारे पास बन रही है 33 बनेगी या 32 बनेगी, 33 बनेगी फॉर एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है या लिख के बताऊं आपको। बच्चों बोल लें। ठीक है, मैं आपके टेस्ट की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि तीनों चीज़ें उसी से क्लियर हो जाएंगी। तो 10वीं वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल 10 बंदे हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 50 बंदे होंगे तो भी 2 पे डिवाइड करेंगे। जितने लोगों का डाटा होगा उसकी तादाद को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो मिडिल वैल्यू हमने लेनी है। तो पांचवी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल वो 33 आ रही है, 34 आ रही है। ठीक है, तो वो भी तकरीबन हमारे 30 से लेके 35 या 40 के दरमियान दरमियान जो मरकज़ी वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी की, ये पैमाइशें कहलाती हैं। अब तीनों को इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी की पैमाइशें कहा जाता है। अब समझ आ गया कि इनको हम मरकज़ी रुझान की पैमाइशें क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों किसी भी डाटे का हम मीन लेते हैं, मॉड लेते हैं या मीडियन लेते हैं, वो उसकी दरमियानी एवरेज वैल्यू तकरीबन देता है। समझ आ गई बात। अब कहीं पे भी इन तीनों का एमसीक्यूज आ जाए तो कर लेंगे इंशाल्लाह, कहा करें। हाँ जी, आप बेटा जी मरी की सैर करके आ जाएं, फिर आपको तीनों ही बता देंगे। जी, आपने क्यों बताया इसको। अभी मैं उसको डांट रहा था कि आप मरी की सैर करके आ जाएं क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे। ठीक है, आपने बता दिया। हाँ जी बेटा जी, अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपका दिमाग कहाँ था।
हाँ, ये एक अच्छा बहाना है वैसे है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, जनरल इशू है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं है, एक्टिव नहीं होते, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो फिर जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। चलें जी, मेन आपने बच्चे बताया कि गुड, चलें ठीक है, क्योंकि डांटेंगे नहीं आप लोग ना, जिसे कहते हैं कि फिर वो ज़रा लेजी हो जाते हैं। तो अपने आप को स्टूडेंट ही समझना है और डांट के लिए हर वक्त तैयार रहना है। क्योंकि देखें आप बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे और बच्चे जब तवज्जो नहीं करेंगे, तो फिर आपको भी थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा और फिर आप डांटेंगे भी सही। खैर, मीन हम कहते हैं बच्चे औसत को, दरमियानी वैल्यू को। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़, तो तीनों वैल्यूज़ की डेफिनेशन मैंने अभी बताई है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ड के ऊपर अगर हम गौर करें, तो वो होता है मियारी इनहराफ। यानी कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की पैमाइशें हैं, इनका जब जवाब आएगा, उन जवाबों वो होगा सेंट्रल पॉइंट पे, यानी कि मरकजी वैल्यू होगी। लेकिन जब हम किसी डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, तो उसका जवाब जो है वो एक दो तीन तीन चार तक जो है वो तकरीबन, तो कम से कम वो सेंटर से डेविएट कर रहा होगा। सेंट्रल जो पैमाइश आएगी या मरकजी वैल्यू आएगी, उससे थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट, या तो माइनस में उसका जवाब आएगा या फिर वो प्लस में आएगा, यानी कि उससे या तो कम हो रही होगी। मिसाल के तौर पे आप 10 लोगों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लिया जाता है, तो मीन वैल्यू हमारी 32-33 आ रही थी, ठीक हो गया। मीन मॉड मीडियन तकरीबन ये 33 के करीब आ रही थी। लेकिन जब हमने ये लिया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, तो ये सेंट्रल से या तो एक पोजीशन कम होगी, 30-31 होगी, 29 हो सकती है, या फिर जो आपका सेंट्रल पोजीशन आ रही है उससे ज़्यादा होगी, 36-37-38 होगी। समझ आ गई बात? तो ये मीन से कितना डेविएट कर रही है, इनहराफ कर रही है, मुड़ रही है, मुकर रही है, सेंटर से कितना पोजीशन हट रही है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मेन असल बात है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपके कंसेप्ट में बिठाना कि होता क्या भला है। बाकी फार्मूलेशन ये वो उस तरफ अभी हम नहीं जाते। समझ आ गई बात कि तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, बस यही है जी। ओके जी, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 को दोबारा करते हैं डेफिनेशंस करने के बाद। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, बार बार आ रही है जो चीज़, वो स्कोर क्या कहलाता है ग्रुप में? वो कहलाता है मॉड। 2015 में ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाई वी नीड मेजरमेंट्स एंड वैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में हम मेजरमेंट और वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है भाई? ऐसी क्या पड़ी है? तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो कौन सी ज़रूरत है जी? टू मोटिवेट द स्टूडेंट। जब मेजरमेंट ऑफ वैल्यूएशन हम करेंगे, आपसे प्रैक्टिकली टेस्ट लिया हमने गेम्स का, ठीक है, उसका डाटा लिखा, किसने अच्छी सर्विस कराई, कितने किसने माड़ी कराई, ठीक है, या जंप्स या कोई थ्रोज, कुछ भी आपसे प्रैक्टिकल करवा लेते हैं हम, जिम्नास्टिक एटसेट्रा। तो उसकी टेस्ट की नंबरिंग करके, मार्किंग करके, और एवेल्यूएशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया। खेल में तो होता ही फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब पाकिस्तान आज फाइनल में पहुंच गया है, ठीक है, अब उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, नहीं तो सेकंड पोजीशन तो है ही है, ठीक है, रनर अप तो होना ही होना है। तो इसलिए पोजीशंस दी जाती हैं कि वो टीम मोटिवेट हो। बच्चों को इसलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये प्रैक्टिकल में ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको कहते हैं वैल्यूएशन। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं, ठीक है। मेरा बेटा भी आज उसका टेबल टेनिस का मैच था, लेकिन अभी मैं बिज़ी था, तो अभी मैच की अपडेट नहीं ले सका कि आज उसका क्या मैच का बना। टेबल टेनिस का मैच था आज उसका मुल्तान में।
तो इसलिए ये पहली बात है कि जी मोटिवेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। नंबर 2, प्रोवाइड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेयर एंड टीम्स फॉर प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। ठीक है, कि प्लेयर्स की क्लासिफिकेशन की जा सके, जो टॉपर प्लेयर है अच्छे एक साइड पे किए जाएं, माठे प्लेयर दूसरी साइड पे किए जाएं। ठीक है, ये मेजरमेंट वैल्यूएशन का एक मकसद है। और कलेक्ट डाटा फॉर एवेल्यूएट, तो डाटे को कलेक्ट करना ये तो है ही है। तो ये सारे मकासद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन आर, एवेल्यूएशन की टाइप्स कितनी हैं? जी, एवेल्यूएशन की टाइप्स अभी आपने कल पढ़ी थी, कौन कौन सी हैं? कौन रिपीट करेगा? जल्दी से करें। जी जी जी। फॉर्मेटिव, गुड गुड। समेटिव, समझ आ रही बात आपको? तो ये 4 टाइप्स होती हैं एवेल्यूएशन की। शाबाश बिजनौशिन। क्वेश्चन नंबर 54 है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। टेस्ट क्या है? वो डाटा कलेक्शन का एक टूल है। फिर आ जाता है जी, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप। एवरेज, औसत स्कोर, औसत किसको कहते हैं? तो वो मीन को कहते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 56 है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री। ये फिर दोबारा रिपीट हो रहा है कि जो आपकी वैल्यू आपके पास आ रही है उसकी नंबरिंग आपने करनी है, क्वांटिटी में उसको मेजर करना है। तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन है। की वर्ड है इसमें, क्वांटिफाइंग द डिग्री ऑफ समवन और समथिंग possesses a given trait। नेक्स्ट है 57, इवेल्यूशन की डेफिनेशन है। इवेल्यूशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन। याद रख लें कि जब डिसीजन होगा, सर्टिफिकेट होगा, एंड पे होगा। ठीक है, तो एवेल्यूएशन जजमेंट देने के लिए होता है, डिसीजन करने के लिए होता है कि ये बच्चा अगर प्लेसमेंट वैल्यूएशन है तो पता चलेगा कि ये फैसला करने के लिए कि ये क्लास में बैठने के काबिल है या नहीं है। आखिर पे जब आप पास फेल का हम तज़किरा करते हैं हमने पास फेल करना होता है तो समेटिव एवेल्यूएशन करना लाजमी होता है। ठीक है, कि क्या ये बच्चा पास होने के काबिल है तो इसको सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं। इसलिए ये एवेल्यूएशन की डेफिनेशन है। अब आ जाता है जी, व्हाट इज सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल एक छोटा सा पोर्शन है, पार्ट है आबादी का। आबादी आबादी रिसर्च में हम किसी भी जानदार बेजान या रिसर्च जिस चीज़ के ऊपर की जाएगी वो चीज़, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, ठीक है, वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, उसकी तादाद को हम कहेंगे आबादी। और उसका ऑलमोस्ट 10% लिया जाता है। सैंपल हमेशा आबादी का 10% लिया जाता है एक स्टैंडर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको फिर जनरलाइज किया जाएगा। अगर 1000 की आबादी है आपकी तो 1000 में से आपने क्या करना है, 100 लोगों 10% लेना है तो 100 बनेंगे। 100 लोगों का डाटा करके फिर 1000 के ऊपर उसको जनरलाइज कर देंगे। तो ये सैंपल की डेफिनेशन है जी, कि ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है, पार्ट ऑफ ग्रुपिंग डेटा होता है, दोनों ही हो सकते हैं। 59 है, नेम ऑफ पोस्टरल डिफेक्ट इफ द शोल्डर आर बेंडेड। अब देखें कि ये रिसर्च के अंदर ये एक कामती नकायस का एक क्वेश्चन आ गया है। तो खैर के फॉसेस तो दोबारा से जब हम पढ़ेंगे उसमें, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है। सबसे पहले याद रख लें कि पोस्चर क्या है। पोस्चर हम कहते हैं कि हमारे नॉर्मल, हमारे जितने भी बॉडी के कर्व्स हैं उनका नॉर्मल पोजीशन पे होना, नॉर्मल पोजीशन में उसकी तरतीब देना, ये हमारा पोस्चर या कामत कहलाता है। ठीक है, और गुड कामत या अच्छी कामत क्या होती है कि उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेटन होनी चाहिए, लेग्स, बाजू एक नॉर्मल कर्व्स जो इनके हैं ना वो बरकरार रखने चाहिए, अब नॉर्मलिटीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसका तरीका ये होता है मैयर, इसलिए एक ख़ास तरीका मैयर करने का कि किस बंदे का पोस्चर ठीक है तो उसके साइड से वो अनाटमिकल पोजीशन में खड़ा किया जाता है बंदे को। और अनाटमिकल पोजीशन क्या है
हाथ की हथेली सामने, और आपके जो अंगूठे हैं वो बाहर वाली साइड यानी कि लेटरल साइड पे होंगे। छोटी उंगली, छिंगली या लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, वो आपकी बॉडी की साइड पे होंगी। ठीक है, इस पोजीशन में आप खड़े हैं स्ट्रेट, पाँव मुनासिब फासले से खुले हैं। तो आपके कान की लो, कंधे बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, और साइड पूरी हिप्स जो कोल्हे हैं साइड से वो, और नीचे घुटने वो सीधी लाइन में होने चाहिए। कुछ लोगों के आगे होते हैं, कुछ लोगों के पीछे होते हैं। और टखने तक बिल्कुल अगर एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीज़ें हैं तो उस बंदे का पोस्चर एक्सीलेंट है। अगर किसी का थोड़ा आगे पीछे है तो वो वेरी गुड है, एवरेज है, बैड पुअर है, वेरी पुअर है, और बैड पोस्चर है। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्केल्स या पैमाने हैं किसी पोस्चर को मेजर करने के। अब पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ क्या है? पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हम कहते हैं जी कि एक नॉर्मल कर्व्स जो हैं अब नॉर्मल हालत में आ जाएं। अच्छा, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी के कर्व्स हैं जैसा कि हमारा स्कॉलियोसिस है। स्कॉलियोसिस हम कहते हैं नाहमवार कंधे। नाहमवार कंधे हम कहते हैं जी कि हमारी रीढ़ की हड्डी बाज़ औक़ात जो वज़न उठाने वाले लोग हैं, बीमारी की वजह से, वज़न उठाने की वजह से, या एक गलत अंदाज़ नशिस्त, जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो एक बाजू ऊपर उठा के कुर्सी की बैक पे रख लेते हैं, एक नीचे होता है। मुसलसल इसी हालत में कई साल बैठने से पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। आपका जो कर्व है वो साइड पे हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा जो आपका रीढ़ की हड्डी का है। तो एक कंधा ऊपर ऊपर, एक कंधा नीचे। याद रख लें, ये जो बहरे लोग होते हैं जो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, उनका भी एक कंधा ऊंचा और एक नीचा हो जाता है, क्योंकि एक कान से वो ज़्यादा सुनते हैं, उसको आगे कर लेते हैं करीब, और दूसरे कंधे को और दूसरे कान को, गर्दन को झुकाए रखते हैं। इस तरह से भी कर्व एबनॉर्मल हो जाता है। तो स्कॉलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का साइड पे हो जाना। ठीक। के फॉसिस क्या है? के फॉसिस हम कहते हैं दुबले पतले सूखे लोगों में, कमज़ोर लोगों में होता है, वीक लोग। उसमें क्या होता है मोस्टली कि ऐसे लोगों का मोस्टली कद भी बड़ा होता है, तो चेस्ट अंदर की तरफ धंस जाता है, और कंधे बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाते हैं, और कंधों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है वो कुबड़ापन जिसको आप कह सकते हैं, वो इस तरह से झुक जाता है कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, उभरी होती है पीछे की तरफ। इसको कहते हैं कुबड़ापन, केफासिस। और इसको हम कहते हैं गोल कमर, और झुकने की वजह से उसकी जो कमर है वो भी बाहर की जानब कर्व बना रही होती है, बाहर निकली होती है, पेट और सीना अंदर धंसे होते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं केफासिस। अब लॉर्डोसिस क्या है? खाली कमर जिसको हम बोलते हैं। खाली कमर क्या है कि थोड़ा सा हेल्दी और सेहतमंद मोटे लोगों में होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में लॉर्डोसिस ज़्यादा होता है बनिस्बत मेल के, ड्यू टू सम रीजंस। तो ये जो लोअर हमारा बैक है, लो बैक है, ठीक है, लोअर बैक में मोटे लोग खास तौर पे जिनका पेट आगे की तरफ निकला होता है, वजन आगे बढ़ जाता है, और या कोई और भी वजूहात शुरू में मैंने पहले बता दी, हमने वजूहात को डिस्कस नहीं करना, किसी भी वजह से भी हो सकता है। तो कमर आगे की तरफ आ जाती है, ठीक है, और पीछे से ऐसे लगता है जैसे वो आगे किसी चीज़ को हम खींच के आगे की तरफ झुकाव कर लेते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी अंदर की जानिब पेट आगे बढ़ने की वजह से अंदर की तरफ धंस जाती है, और पीछे कमर खाली बच जाती है। इसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। ठीक है, इसी तरह हमारे चपटे पाँव का आपको पता है, और फिर जो है हमारे नॉक नीज और बो लेग्स, जेनोवैरम और जेनोवल्गम, ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसकी आपको निशानी बता देंगे। ठीक है जी, तो अब सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। नेम ऑफ पोस्टर डिफेक्ट इफ शोल्डर आर बेंडेड। अब ये शोल्डर बेंड है, अगर तो एक होता कि शोल्डर जो है एक साइड वर्ड झुक गया है, तो देन होता स्कॉलियोसिस।
अब शोल्डर बेंड है आगे की तरफ, यहाँ पे आधा सवाल है, थोड़ा सा आगे भी इनको लिखना चाहिए था कि फॉरवर्ड आगे की जानिब अगर कंधे झुक जाते बेंड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कुबड़ापन या केप फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द टेनिस स्किल इज। हाँ जी, मेजरमेंट एवेल्यूशन के अंदर जब हम वो थ्योरी उसकी पढ़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी टेस्ट बैटरीज हैं, ठीक है। उनमें टेनिस की स्किल चेक करने के लिए कि कौन सा बंदा जो टेनिस का खिलाड़ी है वो कितना स्किलफुल है, ये चीज़ चेक करने के लिए एक डायर टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट का नाम है डायर टेस्ट, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से याद कर लें, इसका कोई बनता नहीं, डायर और टेनिस का कोई ताल्लुक अगर है तो इसको किसी तरीके से माइंड में बिठा दें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 61 है, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू डू डेली टास्क कंप्लीटेड थ्रू। फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन आपको बताई हुई थी कि डेली टास्क करने के बावजूद आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की एनर्जी बच जाती है, तो हम कहते हैं ये खसूसियत फिजिकल फिटनेस कहलाती है। ओके जी, अब 62 है, मिलर वॉल वॉली टेस्ट इज यूज्ड। मिलर वॉल वॉली टेस्ट क्या होता है? ये कहते हैं जी कि एनटीएस 2014 जो हमने पास किया था उसमें ये आया हुआ था, और ये बैडमिंटन के लिए होता है। वॉली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, बॉल है, शटल है, ठीक है, वो जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के दरमियान में खेली जाती है, एक टीम से दूसरी टीम के दरमियान में जब कोई चीज़ इक्विपमेंट हवा में जब तक रहता है, ठीक है, और उस वक्त प्ले में गेम होती है, तो उसको हम कहते हैं ये रैली चल रही है। अच्छा, अब वॉली क्या है? वॉली हम कहते हैं कि ज़ोरदार शॉट मारना, जब बॉल ऊंचा हो या कोई इक्विपमेंट जैसे कि बैडमिंटन है, उसकी शटल हवा में थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची है और अब रैकेट से ज़ोरदार मारते हैं और मुखालिफ टीम की तरफ वो तेज़ी से जाती है शॉट, इसको कहते हैं वॉली। अच्छा, याद रख लें कि बैडमिंटन और वॉलीबॉल दोनों का बेहतरीन उस्ताद, दोनों अकेले खेली जा सकती हैं। अगर आपने डिगिंग करनी है या वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी है, आराम से दीवार, बड़ी दीवार के साथ चले जाएं और या कमरे में चले जाएं जो थोड़ा सा हाइट जिसकी ज़्यादा हो, उस कमरे में वॉलीबॉल दीवार के साथ आप मारें और फिर वापस आएगी, आप आराम से डिगिंग करके वापस दीवार की तरफ फेंकें। इसी तरह सेम ऐसे ही है। तो ये बैडमिंटन है, उसकी जो शटल है वो लेके आप दीवार के साथ आराम से खेल सकते हैं, बशर्ते कि दीवार बड़ी हो और थोड़ी सी ऊंची हो, तो आप रैकेट लेके खड़े हो जाएं और तेज़ी से मारते जाएं और दीवार को लग के फिर वापस आपकी तरफ शटल आती रहेगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से कोई एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का नाम है मिलर वॉल वॉली टेस्ट। इसका ये तरीका होता है कि दीवार के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता है और आप तकरीबन 15 से 20 फुट दूर खड़े होके आप मारते हैं उस निशान के ऊपर। तो ये एक मतलब इसलिए होता है कि नेट के ऊपर से आपने सर्विस जब करनी होती है तो नेट के ऊपर से करनी होती है, ठीक है। तो उस मकसद के लिए कि आपकी सर्विस बेहतर हो, अंदाज़ा बेहतर हो जाए कि जैसे नेट की पट्टी आपके सामने है और आप शॉट ऐसा मारते हैं कि पट्टी को क्रॉस करके जाए, इसलिए दीवार के ऊपर निशान लगा के, ठीक है। तो आपको वॉली का मतलब है कि ये शॉट खिलवाया जाता है बैडमिंटन का, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। समझ आ गई बात इसकी? गुड। उसके बाद है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो कोई रिस्पॉन्स है ना वो दिया करें, ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी। ये ना हो कि फिर क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो मेरा मोबाइल से ध्यान हट जाता है, मुझे नहीं पता होता कि आप, पता नहीं वो है भी सही या बिल्कुल कॉल कट जाती है, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 63 है जी, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर फैट्स इन द बॉडी। ठीक है जी, फैट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आला है यह जी स्किन फोल्ड कैलिपर। अभी एक मिनट में मंगवाता हूँ, मैंने अपने प्रैक्टिकल के लिए मंगवाया था, ये अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ और ये चाइना से आया था।
तो इसके लिए सिर्फ 1 मिनट मुझे देंगे ताकि मैं मंगवा दूँ, आपको भी याद रह जाएगा। सिर्फ 1 मिनट प्लीज। प्लीज जी, आप लोग हैं भाई साथ?